अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं ज़बीना फ़याज़ एक बार फिर आपके साथ मैं शुरू कर रही हूँ अबाबील बाय द सीक्रेट किलर पार्ट 7। गुल्टा मेलवी हाउस की विज़िट के बाद वो काफ़ी डिस्टर्ब थी और इस विज़िट को तकरीबन 1 माह हो गया था। वो यूसुफ सामी का केस वाइंड अप कर रही थी क्योंकि उसे स्ट्रेस होने लगा था। सही को डिफेंड करना आसान होता है, असल वकालत तब होती है जब आपको गलत को डिफेंड करना आ जाए। और असल वकालत इसके ज़मीर पर बोझ बनने लगी थी। अपने बाप के लिए वो क्या क्या कर रही थी। उसने गहरा सांस लेकर सोचा। आजकल उसकी मसरूफियत हलील सादी के केस तक महदूद थी। उसने एक यूनिवर्सिटी में क्रिमिनोलॉजी भी पढ़ाना शुरू किया था, सो उसके पास वक्त की कमी थी और काम का लोड था। उसे वर्कaholic होकर काम करना पसंद था। इस तरह वो दिमागी तौर पर ख़ुद को स्टेबल रखती थी। इस वक्त वो अपने पोर्शन के बागीचे में बैठी हलील सादी की फ़ाइल पढ़ रही थी जब नाज़ली ने उसके किसी गेस्ट के आने की खबर दी। उसका वहाँ से उठने का बिल्कुल मूड नहीं था। भेजो, उसे लगा शायद मलीसा होगी, इसीलिए यहीं बुलवा लिया। लेकिन लयाम को देखकर उसे हैरत हुई। यकम शम ला बहार ला रे बहार, शाम बखैर बहार। वो मुस्कुराता हुआ उसके सामने आकर रुका और मुसाफिहा के लिए हाथ उसकी जानिब बढ़ाया। वो खड़ी नहीं हुई, शायद मलीसा के लिए खड़ी हो जाती। यकम शमलार, उस महीने हम दूसरी मर्तबा मिल रहे हैं, क्या मैं इसे इत्तेफाक समझूं? उसने हाथ मिलाकर लयाम को बैठने का इशारा किया। क्योंकि मेरी जानिब से तयशुदा मुलाकात है, आपकी जानिब यकीनन ये सरप्राइज़ होगा। वो हनूज मुस्कुरा रहा था। आपकी तयशुदा मुलाकात किस सिलसिले में है, ज़रा रोशनी डालें। वो भी हल्का सा मुस्कुराई। आपको मालूम ही होगा कि आजकल तुर्कों के दरमियान एक ही हॉट टॉपिक है और मुझे भी उसी हॉट टॉपिक के वकील से काम था। अब वो डिप्लोमेटिक तरीके से खेलने के लिए तैयार था। यानी हलील सादी। उसने फ़ौरन अंदाज़ा लगाया। अयूद बहार, मैं जान सकता हूँ आप अपनी क्रेडिबिलिटी इस माफिया के लिए ख़तरे में क्यों डाल रही है। वो तंज़िया मुस्कुराहट लिए कह रहा था, लेकिन संजीदगी भी अपनी जगह बरकरार थी। आंखें खुफगी का इजहार कर रही थी। बाहर का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। मेरा काम केस लड़कर हक़ाइक़ सामने लाना है। मैं आपको अपने क्लाइंट पर पर्सनल अटैक करने की इजाज़त कम से कम अपने सामने नहीं दे सकती। अगले ही लम्हे उसने संभल कर जवाब दिया। वो किसी से मिले बगैर सुनी सुनाई बातों और मफरूज़ों पर यकीन नहीं रखती थी। लयाम जान मुस्कुराया, हकीकी मुस्कुराहट। बाहर ने उसे गौर से देखा। उसे ज़िंदगी में पहली मर्तबा किसी की मुस्कुराहट अच्छी लगी थी। ऐसा नहीं है कि मैं हलील से नफ़रत करता हूँ, लेकिन मुझे आपकी फ़िक्र है। वो यूनानी और रूसी नखोश वाला शख्स उसे ज़ाहिरी तौर पर अच्छा लगा था। मुस्कुराता हुआ खुश मिजाज। शुक्रिया लयाम, आपको मेरी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लोग फ़िक्र करने के बाद पछताते हैं और मैं नहीं चाहती कि आप बाद में पछताएं। आप अपनी बहन के सिलसिले में मेरे पास आए थे, क्या वो मामला हल हुआ? हाँ, वो मामला हल हो रहा है, उसने सादा जवाब दिया। यानी अभी वो हल नहीं हो सका और उसके हल होने के चांसेस कम है, बहार ने सोचा। नाज़ली चाय के साथ डिज़र्ट ले आई तो बहार खामोशी से इर्द गिर्द देखने लगी। कुछ देर खामोशी छाई रही। लयाम ने चाय का कप उठा लिया। सरमा की धूप लयाम के सफ़ेद चेहरे पर पड़ रही थी और उसके चेहरे पर नूर सा फैला हुआ नजर आता था। वो खूबसूरत था या शायद बेहतरीन था, बहार को ऐसा लगा। वो एक नज़र से देखकर ग्लास रेलिंग के उस पार देखने लगी, वहाँ से सारा इस्तंबुल नजर आता था। बाहर क्या ज़िंदगी में सब केस पैसों के लिए लड़े हैं? लयाम ने चाय पीते हुए इस्तफसार किया। उसने चौंक कर उसकी जानिब देखा। क्या मतलब? वो उलझनज़दा अंदाज में पूछ रही थी। यानी कभी किसी को पर्सनल फेवर की सूरत में कोई केस जितवाया है? वो ऐसे ही पूछ रहा था। बाहर ने सुर्ख चेहरे से लियाम जान को देखा। वो उस पर इतना बड़ा इल्ज़ाम कैसे लगा सकता था? मुझे ज़ातियात में दखल अंदाजी करने वाले लोगों से नफ़रत है लयाम मिस्टर लयाम। उम्मीद है आप नफ़रत के काबिल लोगों की लिस्ट में नहीं आना चाहेंगे। चाय पिए। अयाम ने मुस्कुराकर दोनों हाथों को हवा में बुलंद कर दिया कि इसका ऐसा वैसा कोई मकसद नहीं था, लेकिन बाहर के चेहरे के तासुरात ने उसे मज़ीद बुलंद अफशानी करने से बाज रखा। वो इस बिन बुलाए मेहमान से भी जल्द उकता गई, क्योंकि उसे अभी बहुत काम करना था और लयाम जान की वजह से वो फ़िलहाल मसरूफ़ थी। अगली सुबह वो अपने घर से निकलते हुए कागान से फ़ोन पर कह रही थी कि हलील सादी के पीए से कहकर इन दोनों की मुलाकात अरेंज करवाओ। लयाम ने इस
उसे पजल कर दिया था। वह हलील के बारे में बात करने आया था, लेकिन ऐसे ही चला गया था। अब उसे वक्त निकाल कर उससे भी बात करनी थी। इस को सफ़ेद टर्टल नेक और सियाह पैंट के साथ सियाह क्लासिक पैम्पस और जैकेट पहने हुए गराज की जानिब आ रही थी। आवरण बाल खुले हुए कंधों तक आते थे। आंखों में कोई हज़न सा था जिसे उसने सनग्लासेस के पीछे छुपा दिया था। चेहरे पर सुकूनदा मुस्कुराहट थी, जिससे जिंदगी एकदम परफेक्ट चल रही हो। वो अपनी कार में बैठी और उसे गराज से निकाल कर गेट तक लाई ही थी कि बैक में मिरर से उसने अपने पीछे आती सिक्योरिटी की गाड़ी देखी। युग बाबा जिम युग, मुझे इस घटिया प्रोटोकॉल की जरूरत नहीं है, बड़बड़ा रही थी और निहायत गुस्से में बड़बड़ा रही थी। वो सरनफी में हिलाते हुए गुस्से से बाहर निकली ताकि उन्हें मना कर सके। बहराम, अपने पीछे आने की वजह जान सकती हूँ? उसने सनग्लासेस उतार कर उससे पूछा, जो बॉडी बिल्डर्स वाली जिसामत और चाको चूबंद उकाब वाली निगाहों से उसे देखते हुए चौंका हुआ लग रहा था। वो सिक्योरिटी चीफ था और बाहर बाकी सब की निस्बत उसके साथ कंफर्टेबल थी। आजकल आपको सिक्योरिटी की बेहद ज़रूरत है और हमें हर जगह आपके साथ रहने का ऑर्डर है, वो पेशावराना अंदाज में कह रहा था। सीरियसली? देखो, मेरे पीछे आने की ज़रूरत नहीं है, मैं अपना ख्याल रख सकती हूँ। तुम लोग जाओ अपना काम करो, वो गोया उसे पुचकारते हुए कह रही थी। हम वही कर रहे हैं हानम, संजीदा और सख्त नकोश वाला सिक्योरिटी गार्ड बेतासुर लहजे में कह रहा था। बाहर गहरा सांस लेकर रह गई। झंझलाहट भी बुरी तरह होने लगी। तमाम कुछ सोचकर उसने कहा, तुम लोग जाओ, क्योंकि मैं घर पर रुकना पसंद करूंगी, बजाय इतनी पलटोन साथ ले जाने के। प्राइवेसी नाम की भी कोई चीज़ होती है, वो गुस्से से कहती। अपना सामान गाड़ी से निकाल कर वापस अंदर की जानिब बढ़ गई। कार भी वहीं छोड़ दी करते रहे वापस पाक, इसे क्या। सिक्योरिटी गार्ड्स की टीम वापस अपने काम पर लग गई और बहराम एक जानिब होकर फ़ोन निकालकर किसी का नंबर डायल करने लगा। अंदर लाउंज में वो गुस्सा जब्त किए कालीन पर जूतों समेत चक्कर लगा रही थी। उसका बस नहीं चल रहा था कि इन सब को जॉब से फारिग कर दे। सबसे पहले उस बहराम को, जो उसके बाप का खास चमचा था। उसके दिमाग ने काम किया और उसने फ़ौरन कागान को फ़ोन लगाया। कागान, तुम कहाँ हो? क्या आज के दिन मैं तुम्हारी कार इस्तेमाल कर सकती हूँ? वो फूले हुए सांस से कह रही थी। अयूब बहार हानम, क्या कार आपके घर लाऊं? हमेशा मदद के लिए तैयार असिस्टेंट पूछ रहा था। उफ, जब ये लड़का नहीं होगा तो वो क्या करेगी? नया असिस्टेंट अभी से उसके लिए परेशानी था। हाय तुम ऐसा करो, घर के दाएं जाने वाले इलाके में बने गोदाम के पास कार रोको, मैं आधे घंटे तक पहुंच रही हूँ, उसने फौरन कहा और ऊपर अपने कमरे की जानिब भागी। उसे किसी से ज़रूरी मिलने जाना था और वो मामला तो ओरिगामी पजल के साथ ही हल हो गया था। 10 मिनट बाद वो काले रंग की पुल शर्ट और जीन्स के साथ बालों को जूड़े में समेटे अपने कमरे से बाहर निकल रही थी। पैरों में उसने अपनी आसानी के लिए काले से स्नेकर्स पहन लिए थे। वो किचन में आई तो नाजली चाय डाल रही थी। नाजली उसकी माँ की पसंदीदा मुलाजमा हुआ करती थी और वो उससे अपनी अपनी सी लगती थी, क्योंकि ये नीली आंखों वाली नाजली ही थी जिससे वो अपनी माँ को बेहद आराम से डिस्कस कर लेती थी। नाजली एक मुफ्त की थेरेपिस्ट थी और उसे अजीज़ थी। नाजली जिम आज गार्ड्स को चाय लेट नहीं दे रही? उसने किचन में आकर नहायत दोस्ताना अंदाज में पूछा। पाकिस्तानी कहवा को तुर्क लोग चाय के नाम से जानते हैं, कॉफ़ी को कहवा कहते हैं और दूध वाली चाय का वहाँ तस्वुर नहीं है। वो मुस्कुरा दी, यानी साहु जी, बाहर को ज़्यादा तरदद नहीं करना पड़ेगा। बाहर अभी बनाने को कहा है, बस वही देने जा रही हूँ। बहराम, अभी ने अभी बनाने को कहा है, बस वही देने जा रही हूँ। ओ, पहले मेरा काम कर दो, मेरा ऑफिस बैग कमरे में रह गया है, जल्दी से ले आओ, उसने कहा और नाजली ने फ़ौरन हुक्म की तामील की। नाजली के जाने के बाद वो भागकर लाउंज में आई और किताबों की शेल्फ की जानिब भागी, जहाँ उसके कई खुफिया ठिकाने थे। किताबों की शेल्फ को हल्का सा धकेल कर साइड पर किया। सामने कई कदीम लकड़ी के छोटे छोटे संदूक रखे हुए थे और उनमें से एक कदरे कदीम बॉक्स का पासवर्ड डालकर उसे खोला, जिसके अंदर एक मखसूस टेम्परेचर सेट कर रखा था, और उसके अंदर से एक शीशे की नन्ही सी बोतल निकाल ली। उसके साथ ही रखी एक स्प्रे स्टिक उठाकर बॉटल का ढक्कन हटाकर फिक्स किया। जल्दी से किचन में वापस आई और तमाम कपों के किनारों पर उस स्प्रे से 2-2 मरतबा स्प्रे किया। इस सारी कार्रवाई में चंद मिनट ही लगे थे।
ये ले हानम आपका बैग, आप कहीं जा रही है? दरवाजे से अंदर आती नाज़ली ने कहा। बाहर सीधी हुई लेकिन डरी नहीं, एक एतमाद सा था जैसे वो ऐसे काम करने में एक्सपर्ट हो। वो उस शेल्फ की जानिब रुख मोड़े खड़ी गहरा सांस ले रही थी। साओ नाज़ली, शुक्रिया नाज़ली, मुझे आज कोई काम नहीं है, मैं अपने कमरे में ही जा रही हूँ, बिला वजह तुम्हें तकलीफ दी। उसने बायां हाथ नीचे करके स्प्रे आराम से सिंक में रखा और नाज़ली से बैग लिया। नाज़ली कोई बात नहीं कहती हुई वापस चाय डालने लगी। बाहर ने अखियों से सिंक में रखी बोतल को देखा जिस पर सिया जाली हरूफ में मेलोथीन लिखा हुआ था। बाहर ने मुस्कुराकर वापस नाज़ली की जानिब देखा और गैर महसूस अंदाज में बोतल वापस उठाई और किचन से बाहर आ गई। लाउंज में आकर बोतल को आराम से उसके मकाम पर रखा और उस कदीम बॉक्स को फिर से पासवर्ड लगा दिया। उसी कदीम बॉक्सेस पर जदीद पासवर्ड लगाने का क्रेज़ था। उसके पास इन बॉक्सेस की वसी कलेक्शन थी। उसे आज किसी से ज़रूरी मिलने जाना था और वो इस मुलाकात को हर किसी से मख्फी रखना चाहती थी, शायद खुद से भी। अगले 5 मिनट तक वो बेसमेंट में मौजूद थी, जहां घर की बिजली, कैमरे और दूसरे सिक्योरिटी सिस्टम का इंतज़ाम मौजूद था। वहां भी मुहाफिजों की एक बड़ी तादाद मौजूद रहती थी। उसने सीढ़ियों के आखिरी सिरे पर रुककर नीचे आवाज़ सुनना चाही, लेकिन मुकम्मल खामोशी थी। वो आहिस्तगी से कदम उठाते हुए उस दरवाजे तक पहुंची, जहां से सिक्योरिटी ऑफिसर्स और गार्ड्स बाहर निकले थे। वो आराम से घर की पिछली जानिब से निकल सकती थी अगर सिक्योरिटी का अमला उसे ना देखता। सब्ज झाड़ियों के दरमियान बनी पतली सी गली में खड़े होकर उसने आगे पीछे देखा तो दरवाजे के ऊपर बाएं जानिब उसे कैमरा नजर आया। उफ बाबा उफ, एक तो आप माफियाज की नज़रें। वो बड़बड़ा कर दूसरी जानिब भागी और एक ही जुस्त में दीवार पर चढ़ गई। उसे कदमों की आहट महसूस हुई जिसकी वजह से वो दूसरी जानिब छलांग लगाने में कामयाब रही। साहू जी बाहर, एक दिन तुम अपनी टांगों से महरूम हो जाओगी, व्हील चेयर ढकेलने वाला भी कोई नहीं होगा। जमीन से उठते हुए हाथों को आपस में मसलते उसने बड़बड़ाते हुए खुद से कहा और फिर हाथ झाड़ते हुए वो ढलान में बने रास्ते पर भागती चली गई। कुछ ही देर में वो उस गोदाम के बाहर पहुंचकर गहरे सांस ले रही थी, क्योंकि वो भागकर ही वहां तक पहुंची थी। गोदाम के देवकल दरवाजे से कागान भागता हुआ उस तक आया। वो अमरीकी नखोश वाला काबिल तारीफ इंसान था। उम्र में उससे काफ़ी छोटा और बेहद मेहनती लड़का था। सब ठीक तो है? ये उत्कार की चाबी। उसने अपना हाथ उसकी जानिब बढ़ाया। वो सवालों के जवाब देने में वक्त ज़ाया नहीं कर सकती थी। मैं साथ चलूँ? उसने नफ़ी में सर हिलाया और आगे बढ़ गई। कहाँ जा रही है आप? कागान ने पूछा। कागान, मैं अपने बाप को भी ये बताना पसंद नहीं करती कि मैं कहाँ जा रही हूँ, समझ गए? उसने सनग्लासेस चढ़ाया और आगे बढ़ गई। शाम को इसी जगह से अपनी कार उठा लेना, वो जाते हुए कह रही थी और काकान सर इस बात में हिला गया और उसे जाते हुए देखता रहा। अपना ख्याल रखिएगा बाहर हानम। वो बड़बड़ा कर दूसरी जानिब चला गया। उसने अपने क्लच से छोटा फ़ोन निकाला और एक नंबर पर ढका हुआ बाजार लिखकर मैसेज सेंड किया। इस वक्त वो दरोफनन जैसी जदीद सी दरोफनन स्ट्रीट पर थी, जहां इर्द गिर्द बड़ी बड़ी कदीम व जदीद इमारात के साथ 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 छोटे बड़े रंग बिरंगे घर भी मौजूद थे। वो अभी किसी को अपने पहुंचने का वक्त बताने ही लगी थी जब उसकी कार के सामने दो काली वैन रोकी गई। उसका सांस एक लम्हे को अटका। क्या उसने गलती कर दी थी? उसने कार रिवर्स करना चाही, लेकिन पीछे भी एक कार खड़ी थी। उसने 3 गहरे सांस लिए और एक लम्हे के लिए सोचा कि उसे क्या करना चाहिए, और दूसरे लम्हे उसे बहराम और उसकी सिक्योरिटी टीम शिद्दत से याद आई। सूरह फातिहा और अव्वल कलमा तो मुझे आता ही है। उसने अपनी मिस्टेक बनने की कोशिश की, लेकिन इस लम्हे उसे ठंडे पसीने आने लगे थे। उसने कागान की गाड़ी का ग्लो कंपार्टमेंट खोल कर गन तलाश करना चाही, लेकिन वहाँ चंद कागजात के सिवा उसे कुछ नहीं मिला। उसकी अपनी कार में गन मौजूद होती थी। उसने बहुत से लोगों को वैन से निकलते और राइफल संभालते देखा था। वो उसे मारने आए थे या खुदा। वो सब बाहर निकलकर उसकी कार की जानिब गोलियां बरसाने लगे थे। बाहर सीट के पास नीचे होकर बैठ गई। उसे लगा कि अव्वल कलमा भी भूल गया है। वो कांपते हाथों से पहराम को फ़ोन लगाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन पासवर्ड तक नहीं डाला जा रहा था। गोलियों की तड़तड़ाहट लम्हे भर को भी नहीं थमी थी। गाड़ी के शीशे टूटते जा रहे थे। उसकी चीख निकल गई जब किसी ने उसकी साइड के डोर हैंडल पर हाथ रखकर खोलना चाहा। उसने नज़रें उठाकर उसे देखा तो ऐसा लगा जैसे फरिश्ता देख लिया हो। उसने जल्दी से दरवाज़ा खोल दिया, शायद वो उसे बचाने आया हो।
उसके पास गन थी। वो उसकी मदद से कार से बाहर निकली और उसे लेकर भागते हुए अपनी कार में आकर बैठा। तुम ठीक हो बाहर? उसने दोनों कानों पर हाथ रखकर खुद को गोलियों की आवाज़ सुनने से दूर रखना चाहा। दिमाग तस्वुर तस्वुरे दिमाग सूरत हाल को तस्लीम नहीं कर पा रहा था। कानों में गोलियों की आवाज़ किसी बज़ल की मानिंद बज रही थी। लयाम जान के पूछने पर उसने इस बात में सर हिलाया। वो लोग अपनी कारों में सवार हुए और उसके देखते ही देखते वहां से गायब भी हो गए। उसने पानी की बोतल बाहर की जानिब बढ़ाई। तब तक बाहर से वो लोग जा चुके थे। सब ठीक है बाहर, पानी पियो, लयाम उसे दिलासा दे रहा था। उसने गहरे सांस लेते हुए पानी की बोतल मुंह से लगाई और डैशबोर्ड से सर टिका लिया। ये अभी सिर्फ चंद लम्हे पहले क्या हुआ था, उसे यकीन नहीं आया। लयाम ने उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे हौसला दिया। अब हर दूसरे दिन यही होगा बाहर, मैं फिर कह रहा हूँ, हलील सादी का केस मत ले। उसने चौंक कर सर उठाया और लयाम को देखा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तकल्लुफ़ात से आगे निकल आई थी। उसका डिटेक्टिव दिमाग इत्तेफाक पर यकीन नहीं रखता था। लयाम को भला हलील सादी से क्या मसला हो सकता है? ये सड़क पब्लिक के इस्तेमाल के लिए है और मैं भी आम शहरी हूँ। यहाँ कोई भी होता मैं रुक कर मदद करने की कोशिश करता। वो नरमी से बोला। वो जानती थी वो झूठ बोल रहा है, लेकिन इस वक्त इसमें लड़ने की या सच तलाश करने की हिम्मत नहीं थी। थोड़ी सी देर में वो कितना थक गई थी। ऐसा लग रहा था कोई लंबी मसाफत तय करके लौटी हो। तमाम, मैं चलती हूँ। तुम अभी ठीक नहीं हो? मैं ड्रॉप कर देता हूँ। उस रूसी और यूनानी नकोश वाले खूबसूरत शख्स ने उसे ऑफर दी। उसने इस बात में सर हिला दिया। उसने इस वक्त लयाम के साथ चले जाना ही बेहतर समझा। वो बाहर निकली और कागान की कार की हालत देखी, जो बुरी तरह से मुतासिर हो चुकी थी। कागान! उसने अपना क्लच उठाया और कागान को फ़ोन करके सूरत हाल से आगाह करने के बाद लयाम जान की कार में आकर बैठ गई। कहाँ चले? कहीं भी। उसने सीट की पुश्त सर टिकाकर आंखें मूंद ली। इस वक्त वो कबूतर बनना चाहती थी जो हकीकत से नजरें चुरा लिया करता था। तुम कौन हो हलील सादी? क्या ये हमला तुमने करवाया है? उसने सोचना चाहा, लेकिन इस वक्त दिमाग माऊफ था। ये तुर्की वापस आने के बाद उस पर पहला हमला था और नाकाबिले फरामोश था। वो जानती थी ये सिर्फ डराने की खातिर किया गया है, लेकिन क्या किया किसने और क्यों? उसकी भला किसी से क्या दुश्मनी थी? वो सो गई और उसका सरदाए जानिब लुढ़क गया। वो सो गई थी। मसाइल हल ना हो तो इंसान को कुछ देर के लिए सो जाना चाहिए, उससे इंसान की टेंशन रिलीज होती है। वो सो गई थी। लयाम जान ने उसे गौर से देखा। उसे हिलाकर जगाना चाहा, लेकिन हाथ रोक लिया और नर्म सी मुस्कुराहट लिए उसे देखे गया। वो बस खूबसूरत थी, आगे फुल स्टॉप था। वो सो गई थी। 8 नवंबर। पालरमो रोमी सल्तनत की दूर हुकूमत में नहायत पुरतईश और ज़ैब व ज़ीनत से माला माल शहर हुआ करता था, जिसे 8वीं सदी ईस्वी में ताजिरों ने ढूंढा था। ये सिसिली सूबे का एक बड़ा शहर है जो बहीराए रोम में सबसे खूबसूरत और मसरूफ़ तरीन तिजारती रास्ता है। यह जजीरा बहुत बड़ा है, जिसकी वजह से कई बड़ी जंगों का हिस्सा भी रहा है, और मुसोलिनी के दौरे हुकूमत में सियाह लोगों के पास सिर्फ दो ही पेशे हुआ करते थे, पुलिस या मुजरिम। ससली का ये बड़ा शहर दुनिया में बंदरगाहों की वजह से मशहूर है, और ये ससली सूबे का दारुल हुकूमत भी बेताजिरों के लिए नहायत अहम जजीरा है। चूँकि ये शहर जंग अजीम दौर और सर्द जंग के दौरान सिलीन माफिया का घर हुआ करता था, जिसकी वजह से यहाँ आज भी कई ऐसे खंडरात पाए जाते हैं जो सिलीन माफिया की यादगारों में से है। गोया कि ये माफिया अभी ख़त्म नहीं हुए, लेकिन गायब ज़रूर हो गए हैं, और आज भी उनका घर ससली ही है, और हलील सादी का घर भी ससली था। वो इस सफ़ेद विला में मौजूद थी जो हलील सादी का था। वो स्विमिंग पूल के पास बैठी अपने सामने रोशनियों में जगमगाते विला को देख रही थी। डबल स्टोरी वाला, जिसके दूसरे फ्लोर की दीवारें शीशे की थी। अंदर का सारा मंजर साफ दिखाई देता था, क्योंकि फ़िलहाल उन ग्लासेस वॉल्स के पर्दे उठे हुए थे और अंदर बत्तियां रोशन थी। नीचे सब दरवाजे सफ़ेद रंग के थे। घर के अंदर भी ज़्यादातर सामान सफ़ेद रंग का ही था, बल्कि ये विला इस इलाके में वाइट पैलेस के नाम से मशहूर था। एक हिस्से पर घर था तो बाकी सारे में स्विमिंग पूल और तरतीब से सेट किया गया गार्डन था। हलील सादी को यही स्टाइल पसंद था। कुर्सी पर बैठे उसकी नज़रें स्विमिंग पूल पर थी। हवा इंतहाई सर्द और शफाक थी, लेकिन वो फिर भी ओवरकोट पहने वहाँ कॉफ़ी पीने को बैठी हुई थी।
कॉफ़ी का मग खाली हो चुका था, लेकिन वो कप के किनारों पर हाथ फेरते हुए उसके बारे में सोच रही थी। न जाने वो क्यों चाहती थी कि कम से कम आज वो आ जाए, लेकिन ये सिर्फ हसरत ही थी। चाहे जाने से भी कुछ हुआ जाने से भी कभी कुछ हुआ है। और हलील सादी वो तो इंतहाई अनप्रिडिक्टेबल इंसान था। उसे कहाँ इंसानों की परवाह थी। यहाँ पर क्यों बैठी हुई हो? संजीदा सी मरऊब कर देने वाली आवाज़ ने उसे एक लम्हे के लिए साकित कर दिया था। चाहे जाने से ही कुछ हुआ था, वो आ गया था। आवाज़ उसके पीछे से आई थी, मतलब वो घर आ गया था। शदीद ठंड का एहसास एकदम गायब हो गया था। उसका दिल किया कि खुशी से उछले, उसे बताए कि वो उसी के इंतज़ार में वहाँ ठंड में बर्फ़ बन रही थी। लेकिन खैर वो ऐसा नहीं करेगी। मुझे बाबा से मिलना है। हमेशा की तरह उसका अपना अंदाज लाताल्लुक तो नहीं था, लेकिन संजीदा था। उसने पीछे मुड़कर उसे देखा देखा तक नहीं, हालांकि दिल ने कहा था कि एक नज़र ही देख लो, तुम्हारा क्या जाता है। कह तो ऐसे रही हो जैसे तुम्हारे बाप को मैं जेब में लेकर घूमता हूँ। आने से पहले उसी को इत्तला दे देती। उफ़, ये इंसान और उसकी ज़बान की कड़वाहट, पता नहीं किसका दिल करता होगा ऐसे इंसान से बात करने का। वो उसके तंज पर कुलस कर रह गई। मेरे बाबा का जिक्र तमीज़ से किया करो। गुस्से से मक को स्विमिंग पूल की जीनत बनाकर उठकर उसके सामने जाकर खड़ी हुई। आंखों में अजनबियत भरी थी। वो हमेशा की तरह काले रंग के कपड़ों में मौजूद था। उसने लाइट ब्लैक रंग की हाइनेक शर्ट पर कूल ब्लैक रंग का कोट पहना हुआ था। बाहर को वो ब्लू रंग लगा था, लेकिन जाहिर है हलील सादी से पूछने पर मालूम हो ही जाता कि वो ब्लैक रंग का ही कोई शेड है, क्योंकि हलील सादी को बाकी रंगों से एलर्जी थी। डार्क कारनामों की तरह उसे रंग भी डार्क पसंद था। वो एक नज़र में ही उसे स्कैन कर चुकी थी। हलील ने हैरत से पहले मक की जानिब देखा, जो जोर से फेंके जाने पर पानी की गहराई तक जाता वापस सतह पर तैरने लगा था। फिर उसे देखा, जो गुस्से से उसे देख रही थी। कोई नई बात नहीं थी। वो जब भी उसके सामने होता, बाहर सुल्तान का ब्लड प्रेशर बढ़ जाता था। वो सफ़ेद और सुर्ख रंग की लॉन्ग स्कर्ट पर सुर्ख ओवरकोट पहने हुए थी। आभरण बालों का बन बना रखा था, जो कि इस वक्त उसे शदीद बुरा लग रहा था। खैर, वो उसे नहीं कहेगा कि बाल खोलो। जैसे तुम मेरे बच्चों के सामने उनके बाप का जिक्र तमीज़ से करती हो ना। बिल्कुल सही कह रही हो साऊ जी। मुझे भी तमीज़ुद्दीन से तुम्हारे बाप का नाम तमीज़ से लेने की क्लास लेनी चाहिए। नोटेड। स्विमिंग पूल में देखने के बाद अब वो सीधा उसकी आंखों में देखकर कह रहा था, जिनमें हमेशा शिकायत होती थी, आज भी थी। यू माइंड योर लैंग्वेज। वो गुस्से से सिर्फ इतना ही कह सकी। उसका बस नहीं चला कि कुछ कर जाए। बेशक इस शख्स का कत्ल ही सही। वो उसका मूड पल भर में गारद करने का हुनर रखता था, और क्या खूब रखता था। यू टू प्लीज़, वो कहकर अंदर की तरफ बढ़ने लगा, क्योंकि अगर वो उसके सामने खड़ी रहती तो वो यकीनन मज़ीद उसका मूड ख़राब करता। लेकिन वो दोबारा उसके सामने जाकर खड़ी हुई। हलील सादी ने एब्रोच का कर उसे रोकने का मकसद पूछा। वो उसके सामने बेख्तियार नन पड़ जाता था, इसीलिए वो उसके सामने आता ही नहीं था। वो अपनी फैमिली के लिए बहुत अलार्मिंग था और हर वक्त उन पर नज़र रखे होता था। बस बाहर से मुँहमारी करना ज़रूरी समझता था। बाहर उसे कोई मसला नहीं था, बाकी उसे कोई मसला नहीं था। वो अच्छी औरत थी, हलील जैसे लाइफ पार्टनर को डिज़र्व करती थी। मुझे लयाम से भी मिलना है अब, के उसने हलील सादी को चिढ़ाने वाले अंदाज में कहा। शौक से मिलो, लेकिन तुम मुझे क्यों अपनी मीटिंग शेड्यूल बता रही हो? मेरा इस सब से क्या वास्ता? या तुम मुझे अपना असिस्टेंट समझ रही हो? आला दर्जे की बेनियाजी का मुजाहरा करते हुए उसने कहा, वरना लयाम और बहार उसे हंसी आ जाती थी। ये दोनों मुझे कहाँ मिलेंगे? वो दांत पीस कर रह गई। वो अब लड़ाई नहीं करना चाहती थी, इसीलिए आराम से पूछा, यानी अब हलील सादी पर फ़र्ज़ है आराम से सीधा जवाब दे, नो मोर आर्ग्यूमेंट। सच बताऊं, वो मुस्कुराकर थोड़ा सा उसकी तरफ झुका। वो मुस्कुराया था, और बाहर सुल्तान अपनी बात ही भूल गई थी। उसने अपना सर इस बात में हिला दिया, क्योंकि वो वाकई जानना चाहती थी कि उसका बाप और लयाम जान उसे कहाँ मिलेंगे, और ये हलील सादी से बेहतर कोई नहीं जानता था। जहन्नम में, वो कहकर उसके एक तरफ से होता आगे बढ़ गया। पहले तो उसे समझ नहीं आया कि उसने कहा क्या है, लेकिन जब दिमाग ने सिग्नल दिया
कि वो फिर बदतमीज़ी करके गया है तो फ़ौरन उसके पीछे लपकी। वो बैरूनी सीढ़ियाँ चढ़ रहा था जो सीधी दूसरे फ्लोर तक जाती थी। वो ग्लास वॉल धकेलता अंदर दाखिल हो चुका था। तुम जाओ जहन्नम में, तुम्हारा पूरा ख़ानदान जाए जहन्नम में। वो पैर पटकती उस तक पहुंची। वो पलटा और उसे गौर से देखा। मेरे ख़ानदान में तो तुम भी आती हो बहार, और वैसे भी बाप के गुनाहों की सज़ा औलाद को नहीं मिलनी चाहिए। पीछे बचे पीछे बच्चे तुम पीछे बची तुम मुझे तुम्हारे साथ जहन्नम में जाने में कोई मसला नहीं। उसे मज़ीद आग लगा गया। सिर्फ चंद दिन मज़ीद, वो उंगली उठाकर उसे बता रही थी, बल्कि ख़ुद को भी बावर करवा रही थी। भाड़ में गया हलील सादी, जो शख्स सिर्फ उसका खून जलाया करता था, जो उसकी परवाह नहीं किया करता था, जो उसका हाल नहीं पूछा करता था। ऐसे लाइफ पार्टनर का वो अचार के सिवा कुछ डाल नहीं सकती थी। उसे अपनी ज़िंदगी को मज़ीद समझौते की नज़र नहीं करना था। ओके, लेट्स हैव अ डील, यू कीप क्वाइट देन आई शट अप। बाहर को लगा उसका दिमाग फट जाएगा। वो गुस्से से कुछ भी गलत कर देने के करीब थी जब उसने उस लिविंग रूम का जायज़ा लेते हुए पूछा, बच्चे कहाँ हैं, और क्या तुम अकल से बिल्कुल पैदल हो या तलाक लेने की बहुत जल्दी है? जानती तो हो कि वो यहाँ महफूज नहीं है। वो सरसरी से अंदाज में कह रहा था, बल्कि उसे डांट रहा था। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे बच्चों को लेकर मैं के एस ए किंगडम ऑफ सऊदी अरबिया जाऊंगी? हलील बे, अपनी औलाद को खुद संभालो। हलील सादी, मैं तुम्हारी नौकरानी नहीं हूँ। गुस्से में उसके मुंह में जो आया वो कह गई। सगी माँ की तरह तुम उनका ख्याल रखती हो और कहती हो तुम्हारे बच्चे। सीरियसली बहार? वो गोया उसका मजाक उड़ा रहा था। यही बहार की ज़िंदगी की बड़ी गलती थी कि उसने हलील सादी के बच्चों को अपना समझा था, उन्हें अपने बच्चों से मोहब्बत दी थी। हाँ, तुम्हारे बच्चे, क्योंकि मैं उनकी कुछ नहीं लगती और ना वो मेरे कुछ लगते हैं। सुना तुमने? वो गुस्से से चीखते हुए कह रही थी। क्या हो जाता अगर ये शख्स नॉर्मल इंसानों की तरह आकर उससे हाल अहवाल पूछ लेता, फिर फ़्लाइट का पूछता, फिर कुछ देर वो अच्छी बातचीत करते। लेकिन नहीं, उसे तो बस दूसरों का मूड ख़राब करना और लड़ना ही आता था। गुल खानम, अभी हलील सादी कुछ कहता कि आवाज़ पर वो फ्रीज़ हो गई। हलील सादी को देखती बाहर का मुँह खुला का खुला रह गया, आंखें पथरा गई। हलील भी उसे ही देख रहा था, लेकिन आवाज़ पर वो भी साकित हुआ था। उसने बहार के चेहरे का रंग बदलते हुए देखा था। बहार ने कर्ब से आंखें मींच ली। वो पीछे देखने की हिम्मत भी नहीं कर पाई। उफ, हादी ने क्या सुन लिया था? इसका वो मतलब नहीं था। हलील सादी ने उसे देखा और फिर उसके अकब में खड़े उदास से हादी को। उस बच्चे ने वो सब कुछ सुन लिया था जो उसे नहीं सुनना चाहिए था। वो जानता था बहार ये सब लड़ाई के मूड में होने की वजह से कह रही थी, वरना वो भी बच्चों से उतनी ही मोहब्बत करती थी जितनी बच्चे उससे करते थे। वो हादी की तरफ बढ़ गया। हादी आज अपने बाप को देखकर खुश नहीं हुआ था। उसकी माँ उनसे जान छुड़वाना चाहती थी। उससे बड़ा जज्बाती नुकसान उसे कभी नहीं हुआ था। तब भी इतना दुख नहीं हुआ था जब चंद साल पहले उसकी सगी माँ को गोलियां लगी थी और वो चली गई थी। वो हलील के गले लगकर रोने लगा। उसकी गुल खानम, जो घर पर मेरे बच्चे और तुम्हारा बाप करती थी, आज वो तुम्हारे बच्चे कह रही थी। वो उन्हें अपनी औलाद ही नहीं मानती थी। हादी जोर जोर का रोने लगा, यहाँ तक कि उसकी हिचकी बन गई। हलील उसे चुप कराने के जतन करने लगा, लेकिन बहार की हिम्मत नहीं हुई कि वह आगे बढ़कर उसे चुप करवा सके। उसे चुप करवा सकती थी। हलील लाउंज में चक्कर लगाते हुए हादी को बहलाने लगा, लेकिन वह बहार के पास पहुंचा तो छिटक कर रुक गया। वो कभी नहीं रोती थी। हलील ने सर उठाकर उसकी जानिब देखा तो वो मुंह पर हाथ रखे ना रोने की कोशिश कर रही थी। वो हैरान हुआ। ये मंजर हलील सादी के लिए नया था, बिल्कुल नया। बाहर और रो दे, ऐसा मुमकिन ही नहीं, लेकिन वो रो रही थी। वो हैरान था, और ये इन 2 सालों में पहली मर्तबा हुआ था कि हलील सादी ने दिल के हाथों मजबूर होकर बाहर की जानिब फिर से कदम बढ़ाया था। उसने हादी के साथ साथ बहार को भी खुद से लगाकर चुप करवाना चाहा था। वो दोनों ही रो रहे थे और वो खुद को बेबस महसूस कर रहा था। ऐसा भी कुछ नहीं कह दिया उसने कि वो खुद ही रोने लगे। सुबह सुबह ही वहाब उससे कोई वादा ले रहा था। वो दोनों टेरेस पर खड़े साथ वाले घर के लॉन का मंजर देख रहे थे। हादी ओवरकोट की जेबों में हाथ डाले सर हिला हिला कर नैना को कुछ बता रहा था। उसका अंदाज ऐसा था जैसे वो किसी पर एहसान करके आया हो। बाहर मुस्कुराकर उसे देख रही थी। हादी कितना मासूम बन जाता है ऐसे कामों में, वो वहाब से कह रही थी, जो हनूज हादी को देख रहा था। वो जानता था हादी ने अपनी हार कुछ इस तरह बयान की होगी, देखो नैना, मैं अभी भी प्रैक्टिस फेंस में हूँ और वहाँ प्रैक्टिस मुकम्मल करके प्रो हो चुका है। मैं जीत जाता अगर मेरा घोड़ा वहाँ रिप्लेस ना करता। वो हमेशा ब्लेम गेम खेल कर
खुश होता था और इस वक्त भी ऐसा ही हुआ होगा। हादी बहुत छोटा था गुलखानम, जब मामा हमें छोड़कर चली गई। वो कभी उनसे अटैच नहीं हो सका था क्योंकि घर में उनका दम घुटता था। उनके जाने के बाद पूरे 3 दिन तक हादी रोया नहीं, सोया नहीं, कुछ खाया भी नहीं। चौथे दिन बाबा ने उसे डॉक्टर को दिखाना चाहा तो वो बोला कि उसे माँ वापस चाहिए। वो हादी से प्यार भी नहीं करती थी क्योंकि हादी की वजह से उन्हें घर में बाउंड होना पड़ता था। लेकिन वो हमारी माँ थी और हमें उस वक्त वही चाहिए थी। हादी अब नैना की बात सुनकर हंस रहा था। फिर उसने गर्दन मोड़कर उन्हें देखा और बाएं आंख विंक की, यानी वो अपनी हार का ऐलान कर चुका था। ब्लेम गेम का इस्तेमाल करते हुए, और यकीनन हादी की ज़हीन दोस्त ने हमेशा की तरह उसकी बात को सच मान लिया था। हमें फैमिली के टूटने से डर लगता है गुलखानम। जब उसने पहली मर्तबा तलाक का नाम सुना तो मुझसे पूछा कि ये क्या होती है। मैंने कह दिया उसकी वजह से मामा बाबा इकट्ठे नहीं रह सकेंगे और वो नहीं चाहता था कि हमारे वालिदीन में अलहदगी हो। उसने अल्लाह से बहुत दुआएं की थी कि हमारे वालिदीन की तलाक ना हो, और उसकी दुआ कबूल हो गई। हमारे वालिदीन की तलाक नहीं हुई गुलखानम। मामा हमेशा के लिए हमें छोड़कर चली गई। वो खामोशी से उसे सुन रही थी। वो इस तरह की कई बातें बगैर किसी बदगुमानी के सुन लिया करती थी। वो दूसरों का दिल हल्का कर दिया करती थी। हादी अब नैना को गुड बाय कहकर उसके घर के गेट से बाहर निकल रहा था। 2 मुहाफिजों की मदीयत में चलता वो अपने घर के गेट तक आया। फिर आप हमारी ज़िंदगी में आई और हमें इतना प्यार दिया कि आपको खोने से डर लगता है गुलखानम। हादी अब हसन के पास खड़ा हो गया जो गाड़ी में सामान रखवा रहा था। टेरिस के बिल्कुल नीचे पोर्च था। दाएं जानिब कुशादा लॉन और बागीचा था और बाएं जानिब स्विमिंग पूल का नीला पानी सरमा की धूप में खूब चमक रहा था। हादी को कभी मत छोड़ना गुलखाना। वो बाबा के बगैर रह सकता है लेकिन वो आपके बगैर नहीं रह सकता। बाहर का दिल किसी ने मुट्ठी में कर लेकर दबाया था। उसे अपने दिल से बहुत सा खून रसता हुआ महसूस हुआ था। फ्लाइट का वक्त हो रहा है, वहाब चले। वो हिम्मत मुजतमा करके बोली। वहाब ने भी मुस्कुराकर तायीद की और वो दोनों पीछे की जानिब बढ़ाए थे। हलील के कंधे पर आंसू बहाते उसे वहाब की बात याद आई थी। वो कितनी जल्दी वादा तोड़ चुकी थी। आह बहार सुल्तान आह। बाबा जिम दरवाजे के पास खड़े। वहाब ने हक्का बक्का अंदाज में उन्हें देखा और अपने बाप तक पहुंचा। हलील अब मजीद बेबस हुआ, कहीं वहाब भी ना रोने लग पड़े। बहार हलील से अलग होकर पीछे हट गई और हलील ज़मीन पर वहाब के सामने बैठा। नस्ल सन असलान, कैसे हो शेर? उसने वहाब को भी गले से लगाया। हादी अभी भी उसके बाएं कंधे पर था। हलील ने बाहर को देखा। वो आंसू साफ कर रही थी। हलील सादी बच्चों के साथ मसरूफ़ हो गया था। अब वो वहाँ क्या कर रही थी? वो उन तीनों को छोड़कर बाहर निकल गई। हलील ने देखा वो बेहद उदासी से उन्हें देख कर गई है। वो उसकी उदासी की वजह जान नहीं सका, इसीलिए गहरा सांस लेकर रह गया। ये दरमियान का खला शायद कभी मुकम्मल ना हो सके। वो कर ही नहीं सकता था, वो कोशिश भी नहीं करता था। नीचे आकर बाहर ने खुद को नॉर्मल किया। वो छोटा सा लाउंज सफ़ेद रंग के सोफ़ों और काले कालीन के साथ खूबसूरत लग रहा था। फर्नीचर सारा सफ़ेद ही था। यहाँ 2 बेडरूम थे जो यकीनन बच्चों और बाहर के इस्तेमाल करने के लिए थे, क्योंकि वो जानती थी वो रात नहीं रुकेगा, उसे ज़रूर कोई काम याद आ जाएगा। वो उनकी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं थी, शायद वो बनना चाहती थी। पता नहीं वो क्या चाहती थी। वो उन दोनों बच्चों ने उसे किस मोड़ पर ला खड़ा किया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। हरीर से उसे कोई लेना देना नहीं था। लयाम उसे नहीं छोड़ सकता था क्योंकि वो उससे मोहब्बत करता था, पर क्या वो लयाम को छोड़ सकती थी सिर्फ इन बच्चों के लिए? उसको लगा आज दिमाग की कोई नस फट जाएगी। खिड़की से पर्दे हटाकर वो सिर्फ उनके सामने जा खड़ी हुई। वो चंद लम्हों में ही हर शय से बेजार हो गई थी। उस ग्लास वॉल पर धुंध पड़ी हुई थी जिससे बाहर का मंजर नजर नहीं आ रहा था। हत्ता कि बाहर मौजूद स्विमिंग पूल भी नहीं नजर आना बंद हो गया था। धुंध की वजह से वो उसे अपना ही अक्स शीशे पर नजर आ रहा था। रोई रोई सी आंखें, बुझा हुआ चेहरा, क्या ये सावजी बहार ही थी? अब इसके आगे की कहानी मैं आपको अगले वीडियो में सुनाती हूँ कि आगे क्या होगा। ये जानने के लिए मेरे साथ बने रहे। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबा दें और अपने कॉन्टेक्ट्स में इस नावल को शेयर भी करें। कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको नावल कैसा लग रहा है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना खूब सारा ख्याल रखें, मुझे भी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।